हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट टू एडुग्रेड साइंस। बेसिकली हमने केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देखे और मेजोरिटी वो सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से आ गए। अब बारी है बायोलॉजी की। अब बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैडम देने वाली है उनका एक्सपीरियंस ही बायोलॉजी के अंदर 18 इयर्स का है और इतना ज्यादा उनको अपने सब्जेक्ट से प्यार है ना, एक बार इनसे पढ़ोगे तो तुमको बायोलॉजी फील करवा देगी। बुलाते हैं हम अजीत मैम को, आइए मैम। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, सो आई एम अजीत कौर एट एडुग्रीड। आज हम देखने वाले हैं द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स 2024-25। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करेंगे, टाइम बहुत कम है। ओके सर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि कौन से चैप्टर्स में से 2 मार्कर क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 मार्कर आ रहे हैं और 4 मार्कर आ रहे हैं। फटाफट एक बार ध्यान दे देते हैं। 2 मार्कर क्वेश्चंस आने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 11 एंड 12 में से 3 मार्कर क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर 2 में से 5, 6, 7, 8, 10 खास याद रखना। क्यों? क्योंकि 10 में से आप देख सकते हो कि सिर्फ 3 मार्कर ही क्वेश्चन है और उसमें से क्वेश्चंस भी सिर्फ 6 ही है, जिसके अंदर से 2 तो पूछेंगे ही पूछेंगे। देन चैप्टर नंबर 12 एंड देन अगेन चैप्टर नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर से सिर्फ 3 मार्कर क्वेश्चंस है। अगर हम सम अप करेंगे ना क्वेश्चंस का तो उसके अंदर से हार्डली 7 क्वेश्चंस बनते हैं बेटा उस चैप्टर में से, जिसमें से 2 आपको देखने को मिलेंगे इन योर बोर्ड एग्जाम्स। 4 मार्कर क्वेश्चंस के लिए कौन से चैप्टर्स है? तो चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 4, 5, 7 एंड 9, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वो इंपॉर्टेंट है बेटा। उसमें से 2 क्वेश्चंस 2 मार्कर के आने वाले हैं, 4 मार्कर का क्वेश्चन भी उसके अंदर से आने वाला है। देन देयर इज चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन, वो भी आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट है। उसमें से 3 मार्कर क्वेश्चन भी आएगा, उसमें से 4 मार्कर क्वेश्चन भी आएगा। चैप्टर 4 भी आप देख सकते हो, उसके अंदर से 2 मार्कर क्वेश्चन भी आ रहा है, उसके अंदर से 4 मार्कर क्वेश्चन भी आ रहा है। चैप्टर 5 तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, देखो सब जगह है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, राइट। फटाफट आगे प्रोसीड करेंगे। 2 मार्कर क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग सॉर्ट करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद इट। ओके, let us start with the chapter number 1, that is sexual reproduction in flowering plant। में से ये क्वेश्चन दे रखा है, explain apomixis। apomixis बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर से प्रीवियस वीडियोस आप देखोगे तो उसके अंदर आपको MCQ भी दिखेगा जो मैंने सॉल्व करवाया है। इट इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मिमिक करता है, इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसके अंदर 2 तरीके से, किस तरीके से एपोमिटिक सीड्स को हम बना सकते हैं वो दे रखा है, डिप्लोसोरी के बारे में बता रखा है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के बारे में बताना है, वो लिखना है, साथ में एक एग्जांपल लिख देना। आराम से 2 मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर कट 2 मार्क का क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बहुत आसान है बेटा, पहले तो डेफिनेशन दे दो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्या है। तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और उसके बाद बता दो कि भैया मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो उसके अंदर से 4 सेल्स बनेंगे, टेट्राड बन जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। वो माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर बाद में जैसे ही हमारा एंथर डिहाइड्रेट करेगा वो डिसोसिएट होके सेवरल ऑफ पोलन ग्रेन्स बना देंगे, राइट। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल पोटेंशियल है टू प्रोड्यूस अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अगेन चांसेस है कि ये कल के पेपर में आपको देखने को मिले। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट आपको याद रखना है दैट इट टेक्स प्लेस बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। पता है आपको क्यों? टू एंश्योर द न्यूट्रिशन सप्लाई ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो डेवलप करे उससे पहले ही एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है। कैसे एंडोस्पर्म डेवलप? तो न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखा है, वो पूरा पैराग्राफ आपको अच्छे से लिखना है। आप बायो के अंदर अगर पेपर कंप्लीट करना है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में जाओ, चार्ट्स के फॉर्म में जाओ। अगर सिंपली स्टेटमेंट्स में लिखने जाओगे पेपर छूट जाएगा, पेपर यूजुअली लेंथी होता है। लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म।
बहुत इजी। पहले तो ये 11th स्टैंडर्ड में भी इंक्लूडेड था, लेकिन अब 11th स्टैंडर्ड, बट बच्चों आपने तो इसको 11th में भी पढ़ा है और अब आप इसे 12th में भी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए तो ये कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए डबल फर्टिलाइजेशन का। बहुत ही आसान है। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है, पोलन ट्यूब बनता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके 2 मेल गैमेट्स को रिलीज कर देता है। हमने ये कल वीडियो, हमने एमसीक्यू के वीडियोस में भी इसके बारे में देखा था। एक जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा विद द एग सेल और हो जाएगा सिनगेमी। दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि 2 पोलर न्यूक्लियाई और बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। लेटर ऑन वो डेवलप हो जाएगा इनटू एंडोस्पर्म और जो एग सेल के साथ फ्यूजन हुआ है सिनगेमी वो डेवलप हो जाएगा इनटू दी जाइगोट और फिर जाइगोट डेवलप हो जाएगा इनटू दी एम्ब्रियो। बस इतना मेंशन करना है। साथ ही साथ बता देने का कि डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए है एंजियोस्पर्म में क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार सिनगेमी और एक बार ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद द 5th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन है, लिखने जाओगे तो लेंदी है, ऐसे तो कंटेंट में कुछ नहीं है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता रखा है, इंटरनल स्ट्रक्चर बता रखा है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या बता रखा है कि भैया जो हमारा ये जो पोलन ग्रेन है ना, इसको हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, स्पेरिकल है, इतना इसका डायामीटर है, 2 लेयर्स प्रेजेंट है, इंटाइन एंड एक्साइन। एक्साइन आउटर, इंटाइन इनर। किसकी बनी हुई है वो बताना है। एक्साइन के ऊपर स्पोरोपोलिन है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है, राइट। फिर आप जम्पोर का डिस्क्रिप्शन दे दो, फिर आप बता दो कि भैया फैसिनेटिंग एरे ऑफ डिजाइन शो करता है हमारा एक्साइन। फिर आ जाओ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में, बता दो कि भैया पोलन ग्रेन के अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिक डिवीजन करके 2 सेल्स बनाता है, वेजिटेटिव सेल एंड देयर इज अ जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, इरेगुलर शेप का उसका न्यूक्लियस है, जबकि जो जनरेटिव सेल है वो फ्लोट करता रहता है इनटू द लार्ज वेजिटेटिव सेल विच इज फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। ज्यादा डेप्थ में नहीं, बस हो सके उतना शॉर्ट में आपको बता देना है। 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो पोलन ग्रेन है 2 सेल स्टेज पे रिलीज होता है और बाकी के जो 40% एंजियोस्पर्म्स है 3 सेल स्टेज, जिसमें जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो एक बार फिर से माइटोटिक डिवीजन करता है और 2 मेल गैमेट्स बनाता है। आगे बढ़ते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन स्टरलाइजेशन। याद रखना है, ये मैंने और करके दिया, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है। स्टरलाइजेशन को ही हम सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। बच्चे भूल जाते हैं सर्जिकल मेथड नहीं, स्टरलाइजेशन क्या है। स्टरलाइजेशन, अरे भैया दोनों का मतलब सेम है। स्टरलाइजेशन, सर्जिकल मेथड बोथ आर सेम, जिसके अंदर आपको मालूम है मेल्स में जो मेथड परफॉर्म किया जाता है दैट इज टर्म्ड एज वेसेक्टोमी। उसका डिस्क्रिप्शन दे दो, लाइगेट करके किसको जोड़ रहे हो। और दूसरा ट्यूबेक्टोमी जो फीमेल के अंदर होता है, जिसके अंदर फलोपियन ट्यूब्स को हम कट करके लाइगेट करते हैं। बस इतना सा बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं, दैट इज एक्सप्लेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब देखो एक्सप्लेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में से हो सकता है वो आपको डायरेक्टली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ना दे, इंस्टेड ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो भैया वो पिल्स जो है हमारे को कैसे लेनी है, या फिर सहेली के बारे में आपको 4 सेंटेंस पूछ सकते हैं, सहेली कहां डेवलप हुआ था उसके बारे में पूछ सकते हैं, राइट। सो दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, आपको मालूम है। तो भैया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में बेसिकली टैबलेट्स पिल्स के फॉर्म्स में होता है, तो उसको मोर कॉमनली हम पिल्स बोलते हैं। उसमें उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उन पिल्स के अंदर कॉम्बिनेशन क्या है, तो भैया यहां तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होगा या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन प्रेजेंट होगा, और मैकेनिज्म क्या है, तो भैया वो क्या करता है, वो इंप्लांटेशन को रोकता है। समझ में आया। साथ ही साथ एग्जांपल सहेली का देके उसमें 4 पॉइंट्स लिख देना, नॉन स्टेरॉइडल है, वंस अ वीक पिल है, साइड इफेक्ट्स कम है, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन एनी 2 IUDs। IUD का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। चाहो तो पूरा टॉपिक कर दो, 2 मार्क्स है तो बेसिकली 2 ही इसमें से आएगा, कोई भी 2 आपको पूछेंगे। आपको मालूम है उसके अंदर 3 टाइप्स है, एक्सपर्ट्स की जरूरत है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स या नर्सेज ही उसको इंसर्ट कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की इन इंडिया, दैट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। वो फीमेल यूज करती है जिनको मार्जिन रखना है, टाइम पीरियड लैप रखना है बिटवीन देयर 2 चिल्ड्रन।
क्वेश्चंस, तो 2 टाइप्स की आईयूडीज, 3 टाइप्स दे रखी है टेक्स्ट बुक में, हार्मोन रिलीजिंग दे रखी है, देन दे हैव गिवन नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज एंड दे हैव गिवन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। तो बस उसका डिस्क्रिप्शन देना है, वो कैसे फंक्शन करता है और उनके एग्जांपल्स क्या है वो बता देना, ठीक है। प्रोसीड करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ही इजी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के 3 मेथड्स दे रखे हैं बेटा। पहला उसके अंदर दे रखा है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा दे रखा है विड्रॉवल मेथड और तीसरा उन्होंने दे रखा है दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। तीनों ही याद कर दो तो बेस्ट है, हो सकता है कि नाम के साथ में वो लोग आपको कोई भी 2 पूछ ले। आगे बढ़ते हैं विद द 10th नंबर, एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब ये सिलेबस लगा था ना, ये एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो कराई थी, तो जो पहला साल था ना उसमें यही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, लेकिन फॉर्मेट बदल दी। फॉर्मेट क्या कर दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन विच देयर इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आपको मालूम है अच्छे से कि आपको वो चार्ट भी बनाना है जो दे रखा है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि भैया ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर द फिनोटाइप एंड जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो सेम रहता है, दैट इज 1:2:1, ठीक है। जो 2 डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट बुक में दिया है छाप देना, आराम से यू आर गोइंग टू स्कोर द मार्क्स। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, राइट अबाउट द कॉजेटिव एजेंट्स, ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज फिलेरियसिस। अब टोटल 8 डिजीजेस दे रखी है इस चैप्टर के अंदर। पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग कह रही है फिलेरियसिस आएगा, आने को तो कुछ भी आ सकता है, हो सके तो एस्केरियसिस भी कर लेना बेटा, हो सकता है वो भी देखने को मिल जाए। राइट, सो राइट अबाउट द कॉजेटिव एजेंट, ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज फिलेरियसिस। 8 में से कोई भी आ सकती है, अब वो आप पे डिपेंड करता है, कर लेना फिलेरियसिस, एस्केरियसिस हो सके तो। राइट, सो कॉजेटिव एजेंट कर लेना, ट्रांसमिशन सिम्टम शॉर्ट में लिख देना होता है। नेक्स्ट आ गया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनी 2 माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो आपको मालूम है बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा के फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके। तो इसके अंदर 3 टाइप के माइक्रोब्स का रोल दे रखा है। उसके अंदर दे रखा है उन्होंने बैक्टीरिया के बारे में, उसके अंदर उन्होंने दे रखा है फंगी के बारे में, और उसके अंदर ही उन्होंने दे रखा है रिगार्डिंग सियानोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने आपको फ्री लिविंग के बारे में भी बताया है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बारे में बताया है, फंगी में माइकोराइजा का डिस्क्रिप्शन दिया है, कैसे वो बेनिफिट करता है, कौन सी स्पीशीज माइकोराइजा फॉर्म करती है वो बताया है। सियानोबैक्टीरिया में भी उन्होंने बताया कि भैया किस तरीके से वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो वो भी याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मिथेनोजेंस, वेयर आर दे फाउंड। क्लियर कट 2 मार्क का क्वेश्चन। मिथेनोजोन्स कौन है? दे आर द आर्कियोबैक्टीरियाज विच आर शोइंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बारे में बता दो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मिथेनोजोन्स कहां पे फाउंड होते हैं? चैप्टर नंबर 10 के अंदर क्लियरली उन्होंने ये चीज आपको दे रखी है, बायोगैस वाले टॉपिक में जो भी उसके बारे में बताया है वो लिख दो। 2 जगह पे फाउंड होते हैं, रूमन ऑफ द कैटल में, और वो हमारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पे जो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर है वहां पे देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रिसोर्स पार्शनिंग। तो रिसोर्स पार्शनिंग जो है वो आपको कंपटीशन वाले टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगा इन चैप्टर नंबर 11। राइट, प्रीवियस पेपर के अंदर उन लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है ब्रूड पैरासाइटिज्म, इसलिए चांसेस है कि इस बार वो लोग रिसोर्स पार्शनिंग आपको पूछेंगे। तो वो मैक काथर की स्टोरी है, थोड़ी सी 3-4 लाइन की, बस वो टेक्स्ट बुक में से छाप देनी है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर कट 4 पॉइंट्स है, आई होप यू रिमेंबर। बर्थ रेट दे रखा है, डेथ रेट दे रखा है, सेक्स रेशियो दे रखा है, एंड एज पिरामिड दे रखा है। वो चारों को लिख देना है, थोड़ा थोड़ा कंटेंट उनके बारे में बता देना है, खत्म। सिर्फ डेफिनेशन है उसके अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन सेक्सुअल डिसाइड। 2 मार्क में हो सकता है, शायद 3 मार्क में भी आ जाए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको मालूम है मेडिटेरियन ऑर्किड का एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, ऑर्किड और फायरा, जो कि आपको पता है कि सेक्सुअल डिसाइड यानी कि वो रिप्रेजेंट करता है बिल्कुल अपने आप को जैसे कि वो फीमेल बी हो। तो वो सेक्सुअल डिसाइड का जो पैराग्राफ है पूरा का पूरा आपको लिख देना है बेटा, एंड आराम से यू आर गोइंग टू स्कोर 2 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। देखो डिकम्पोजिशन लास्ट ईयर पूछ लिया है, लेकिन उसके फैक्टर्स इफेक्टिंग नहीं पूछे, जो कि क्लियर कट 2 मार्क्स में आ सकता है। अगर ये इस तरीके से नहीं भी पूछा ना तो ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में वो लोग डाल देंगे, राइट। तो कौन से फैक्टर्स है जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को इफेक्ट करता है? ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है डिकम्पोजिशन, विच इज कैरिड आउट बाय दी माइक्रोब्स। तो भैया 2 फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, राइट। मॉइस्चर कंटेंट है कि नहीं है भैया, टेम्परेचर क्या है, तो उसके बारे में आपको टेक्स्ट बुक के अंदर से लिख देना है। फुल स्कोर कर लोगे अगर इतना याद कर लिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, एक्सप्लेन डेट्रिटस फूड चेन, DFC 2 दे रखी है टेक्स्ट बुक के अंदर, एक दे रखी है ग्रेजिंग फूड चेन, राइट, जो हमारे हरे हरे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट से शुरू होती है और प्लांट खाने वाले हर्बीवोरस कार्निवोरस पे खत्म हो जाती है। दूसरी दी है डेट्रिटस फूड चेन, जितना याद आए उतना लिखने की कोशिश करना। डेट्रिटस फूड चेन बिगिन होती है विद डिकम्पोजर्स, दैट इज बैक्टीरिया एंड फंगी। समझ में आया? तो वो स्टार्ट करते हैं, जो भी डेड बॉडीज होती है प्लांट्स एनिमल्स की, सबको डिकम्पोज करके सारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वापस सॉइल में मिक्स कर देते हैं, और फिर से वहां से हमारा जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो बिगिन होता है। टेक्स्ट बुक में क्लियरली एक पैराग्राफ में दिया है, उसको गो थ्रू करना बेटा। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट स्लाइड। ये रह गई, ओके फाइन। एक्सप्लेन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेंडल वाले चैप्टर में दे रखा है पॉलीजेनिक। बच्चे कंफ्यूज होते हैं समटाइम्स 4 मार्क के अंदर, वो लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रोपिक जीन्स एक साथ पूछ लेते हैं। बेटा समझो वर्ड का मीनिंग, पॉलीजेनिक यानी मैनी जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, उसका उल्टा हो जाएगा प्लियोट्रोपिज्म, जहां पे एक जीन बहुत कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। प्लियोट्रोपी मतलब एक जीन मैनी कैरेक्टर्स, एंड पॉलीजेनिक मतलब मैनी जीन्स 1 कैरेक्टर। एक बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछ लिया था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वेयर मैनी जीन्स कंट्रोल 1 कैरेक्टर, A नंबर का, और B नंबर में दिया था वेयर 1 जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर्स। बच्चों ने ज्यादातर उल्टा कर दिया था, पॉलीजेनिक को प्लियोट्रोपी बता दिया, प्लियोट्रोपी को पॉलीजेनिक बता दिया। 0 मार्क्स लेगा, कंटेंट अंदर परफेक्ट था। सो बी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड नंबर का, एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। 2 में सेक्स डिटर्मिनेशन दे रखा है, एक हनी बी आ गया, ह्यूमन बीइंग आ गया। एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। ह्यूमन बीइंग तो हम खुद हैं, हमें पता है ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम्स के ऊपर बेस्ड है। द सेक्स डिटर्मिनेशन XY हो गया तो मेल हो गया, XX हो गया तो फीमेल हो गया। यहां पे दे रखा है रिगार्डिंग हनी बी। हनी बी में वो किसके ऊपर बेस्ड है? हनी बी में वो बेस्ड है ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम द इंडिविजुअल रिसीव्स। अगर N है तो मेल हो जाएगा, अगर 2N है तो फीमेल हो जाएगा। तो चार्ट के साथ में बेटा लिख देने का। अगर उनको डायग्राम की जरूरत नहीं है तो पेपर में वो लोग क्लियरली मेंशन करेंगे डायग्राम इज नॉट नीडेड। समझ में आ गई? नहीं तो आप लोगों को नहीं दिया है तो डायग्राम भी बना देने का। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ही ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिन्होंने निमोनिया डिजीज अपने ये क्या बोलते हैं निमोनोकोकस लेके और माइस लेके एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बताया था सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि कुछ तो है
ठीक है, क्या बताया दया? कुछ तो है जो ट्रांसफॉर्म कर देता है ए वायरुलेंट को इनटू दी वायरुलेंट फॉर्म। तो 4 उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं। पहले उन्होंने एक स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन लिया, और आर स्ट्रेन 2 दे रखे हैं। एस वायरुलेंट है, आर नॉन वायरुलेंट है, ए वायरुलेंट बोलते हैं जिसको। तो भैया एस स्ट्रेन ले लो, चूहा मर जाएगा। उसके बाद आर स्ट्रेन ले लो, बच जाएगा। उसके बाद हीट करके एस स्ट्रेन को ले लो, बच जाएगा। लेकिन जब दोनों को मिक्स करेंगे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन, तभी भी चूहा मर जा रहा है ना, माइस मर जा रहा है। तो रीजन क्या है? एक छोटा सा पॉइंट है उसके नीचे, उसको भी मेंशन कर देना साथ में। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why both the strands of DNA do not act as a template during transcription? ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं एक्ट करते हैं? इसके लिए पहले तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब बता देना बेटा, कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। फिर बता देना कि अगर यहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी गवर्न करती है और अगर दोनों स्ट्रैंड एक्ट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? तो अगर दोनों स्ट्रैंड एक्ट करेंगे तो भैया 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाएगा। 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाएगा तो दोनों आपस में डबल स्ट्रैंडेड बना देंगे, तो भाई न्यूक्लियस से बाहर ही नहीं जा पाएंगे और ट्रांसलेशन का प्रोसेस हॉल्ट हो जाएगा। समझ में आया? और दूसरा, वो 2 तरह के प्रोटीन बना, किसी तरीके से बाहर चले भी गए तो वो 2 तरह के प्रोटीन बना देंगे और वो टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करेंगे हमारी। समझ में आया? इसलिए ओनली 1 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। एक्सप्लेन टीआरएनए द एडेप्टर मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, अभी तक नहीं पूछा है तो चांसेस है कि इस बार पेपर में आपको ये देखने को मिल जाए, राइट? तो भैया फ्रांसिस क्रिक ने ये पोस्टुलेट किया था कि कुछ तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि किसी भी तरह की कोई क्या बोलते हैं एग्जिस्ट नहीं करती है बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स। समानता एग्जिस्ट नहीं करती, कॉम्प्लीमेंट्रिटी एग्जिस्ट नहीं करती बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स एंड बिटवीन द अमाइनो एसिड्स। तो कुछ तो ऐसा होगा जो उन दोनों को साथ में जोड़ता होगा। तो उन्होंने पोस्टुलेट किया था रिगार्डिंग द एडेप्टर आरएनए, जिसको टीआरएनए बोला जाता है। पहले इसको एसआरएनए बोला जाता था बिकॉज ये फाउंड तो होता था इन द सॉल्यूबल फॉर्म, लेकिन उसका फंक्शन किसी को पता नहीं था। लेकिन जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होता है टीआरएनए प्रकट हो जाता है, राइट? तब उसका नाम टीआरएनए पड़ा। और उसके बारे में जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो आपको लिख देने का है कि प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए है और थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बता देना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट? आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। 99% चांसेस है कि इस बार तो ये आएगा। पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, नहीं आया। इस साल तो 99% चांसेस है, सब उठा लिया, ये बाकी रह गया है। समझ में आया? डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द होमोलोगस एंड द एनालॉगस ऑर्गन। तो बेटा बहुत आसान है, डेफिनेशंस करनी है। एक डाइवर्जेंट शो कर रहा है, एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है। एग्जांपल्स बता देना कि कौन से होमोलोगस और एनालॉगस के होते। अच्छे से प्रिपेयर करना टेक्स्ट बुक में से, अपने आप से तुक्का मत मारने जाना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain the factors affecting Hardy-Weinberg principle। ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में वो लोग इस तरीके से ना पूछे आपको कि विच आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, बट वो आपको पूछ ले एक्सप्लेन द फाउंडर्स इफेक्ट। तो एक्सप्लेन द फाउंडर इफेक्ट्स भी इसके अंदर ही आ जाता है। अगर आपने सारे फैक्टर्स पढ़ लिए तो फाउंडर इफेक्ट भी उसके अंदर आ जाएगा। आपको मालूम है जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, देन देयर इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, देन देयर इज रिकॉम्बिनेशन। दीज आर ऑल द फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को, जो ये कहता है कि पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं होगी, और अगर ये फैक्टर्स लगेंगे तो पॉपुलेशन इवॉल्व हो जाएगी, राइट? सो वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन ओपियोइड्स या कैनाबिनॉइड्स। दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में मिल सकता है 2 मार्क्स में से। ओपियोइड्स एमसीक्यू के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, वीडियो आप देखना उसका भी। उसके अंदर दे रखा है, वो 2 है इसके अंदर ओपियोइड के अंदर, एक है मॉर्फिन और दूसरा है हीरोइन, विच इज फॉर्म ड्यू टू एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। उसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। दोनों के फंक्शन क्या है, रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस प्लांट में से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है? पॉपी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पापावेर सोमनिफेरन।
कैनिबिनॉइड्स, तो कैनिबिनॉइड्स भी हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो आपको पेपर में कल देखने को मिल जाए। सो कैनाबिनॉइड्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर देना, सेम पॉइंट्स रहेंगे जो हमने अभी ओपियोइड्स के लिए किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अभी तक ना कैंसर पे भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि भैया इस बार ना आपको कैंसर पे से क्वेश्चन मिल जाए। तो आपको मालूम है कैंसर में कॉन्टैक्ट इनिबिशन के बारे में पूछ सकते हैं वो आपको, कैंसर में टाइप्स है, कैंसर में कॉजेज है, कैंसर के अंदर देयर इज डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सके तो सारा प्रिपेयर करना। 2 मार्क में चांसेस है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आपको मालूम है कीमोथेरेपी 4 दे रखी है, क्लियर कट 2 मार्क का क्वेश्चन है, सर्जिकल मेथड है भैया, कीमोथेरेपी दे रखी है, देन दे हैव गिवन रेडियोग्राफी एंड उन्होंने मिक्स्ड मेथड भी दे रखी है, तो वो एक बार रीड कर लेना कंटेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ऑन 2 मार्क, एक्सप्लेन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इसके भी आने के चांसेस है। जब तक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं होती थी ना, ये तो गुजरात बोर्ड का ना फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, लगभग हर 1 साल छोड़ के 1 साल पूछते थे, लेकिन जब से एनसीईआरटी आया अभी तक पूछा नहीं है। तो हो सकता है कि वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन भी आपको कल के पेपर के अंदर देखने को मिले। अगर ये सारे 2 मार्कर क्वेश्चंस जो भी अभी हमने डिस्कस किए हैं अगर आप अच्छे से कर देते हैं, ज्यादा नहीं है, देयर आर ओनली 28 क्वेश्चंस, अगर ये क्वेश्चंस आप कल के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो बिलीव मी सारे 2 मार्कर क्वेश्चंस आ गए यहां पे, इतने कर लिए यानी कि आपका प्रिपरेशन डन है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, जल्दी मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो फॉर 3 मार्क्स। ओके।